हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। और इस पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो आइए सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? हमने मान लिया कि कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग धन x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग धन x अक्ष के अनुदिश गतिमान है और उसका हमने एक तरंगाग्र ले लिया। तरंगाग्र भी समतल होगा जो YZ तल में होगा। चूंकि तरंग गतिमान है x अक्ष के डायरेक्शन में, तो इसका तरंगाग्र Y और Z तल में मौजूद होगा। उस तरंगाग्र को यहां दिखाया गया है। अब किसी क्षण हमने मान लिया कि EFGH ये तरंगाग्र की स्थिति है। किसी समय t पर तरंगाग्र EFGH पर मौजूद है। तो अब इस तरंगाग्र के दाईं ओर t बराबर 0 समय पर, इस तरंगाग्र के दाईं ओर t बराबर 0 समय पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही शून्य लिए जाएंगे। और इसके बाईं ओर क्योंकि यहां देखिए ये ABCDEFGH करके जो दिखाया गया है, एक प्रारंभिक समांतर षटफलक कह सकते हैं। एक प्रारंभिक समांतर षटफलक मतलब एक हमने एलिमेंट्री पैरेललोपाइप लिया है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को त्रिविमीय समझने के लिए एक यहां षटफलक का इस्तेमाल किया गया। उसी का एक प्रारंभिक यूनिट ले लिया गया है, एक यूनिट विद्युत चुंबकीय तरंग का लिया गया। उसका तरंगाग्र EFGH किसी समय t बराबर 0 पर अगर देखा जाए, या किसी क्षण t पर EFGH पर है। अब उसके आगे नहीं, मतलब उसी स्थिति में अगर देखें तो इसके दाईं ओर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को शून्य कहा जा सकता है, लेकिन बाईं ओर वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन दूरी x और समय t दोनों पर निर्भर करता है। वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, क्योंकि इसके पीछे देखिए यहां से यहां तक समषटफलक दिखाया गया है, तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन इसके बाईं ओर होगा, लेकिन दाईं ओर नहीं होगा। और बाईं ओर जो होगा वो भी दूरी x पर निर्भर करेगा। दूरी x मतलब x अक्ष के अनुदिश दूरी पर निर्भर करेगा। y और z पर यह वैद्युत क्षेत्र को नियत कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन केवल x अक्ष के अनुदिश लिया गया है। हमने वैद्युत क्षेत्र का एक घटक ले लिया जो ABCD वाले फलक से बाईं ओर EX, वैद्युत क्षेत्र का हमने x अक्ष के अनुदिश घटक लिया है। इस तल से हमने इधर दिखाया है EX की दिशा, कि ABCD वाले तल से वैद्युत क्षेत्र का x घटक इस डायरेक्शन में है, और EFGH वाले जो फलक लिया गया है इसमें हमने EX डैश घटक ले लिया है वैद्युत क्षेत्र का, और इसको हमने इसके ठीक विपरीत दिशा में दिखाया। और यहां जो समषटफलक लिया गया, इसमें इसकी x, y और z अक्षों के समांतर इस समषटफलक की भुजाओं की जो लंबाई है, हमने मान लिया dx है x अक्ष के अनुदिश लंबाई, और dy y अक्ष के अनुदिश लंबाई, और dz z अक्ष के अनुदिश इसकी लंबाई है। इनके भुजाओं की लंबाइयों को लिया गया है dx, dy और dz। एक छोटा सा यूनिट उस विद्युत चुंबकीय तरंग के त्रिविमीय स्वरूप को समझने के लिए यहां समांतर समषटफलक के रूप में इसको दर्शाया गया है। अब वैद्युत क्षेत्र y और z अक्ष के अनुदिश नियत रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग धन x अक्ष के अनुदिश गतिशील है, तो निश्चित ही दूरी x और समय t पर वैद्युत क्षेत्र निर्भर करेगा। y और z पर नियत होने के कारण उस पर निर्भरता नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में अब हमने मान लिया कि किसी क्षण ये जो समषटफलक है, ये किसी क्षण ऐसी स्थिति में है कि EFGH ये समय t पर इसका तरंगाग्र EFGH इस स्थिति में है। तो अब आगे देखिए, अगर हम ये कहें कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन केवल और केवल x और t पर निर्भर करता है, तो जो फलक इसके x अक्ष के अनुदिश होंगे उसी से वैद्युत फ्लक्स बद्ध होगा, या हम कह सकते हैं उसी को रीड करना है। बाकी फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम शून्य कह सकते हैं। तो यहां हम गॉस के परिमेय से अगर लगाएं, गॉस का परिमेय लगाया जाए,
तो गॉस के नियम से हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये पूरा एक बंद पृष्ठ लिया गया है, तो बंद पृष्ठ लेने के कारण इस पूरे समषटफलक से बद्ध, छइयों फलक से बद्ध हम कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो देखिए गॉस के नियम से, गॉस के नियम से समषटफलक नहीं कह सकते, यह एक समांतर षटफलक है। षटफलक के 6 फलकों से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे कि इसके जो 6 फलक हैं, इन 6 फलक से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स बद्ध है, उस वैद्युत फ्लक्स को हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए गॉस ने बताया है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उसके भीतर कोई आवेश मौजूद है, तब तो उसके फलकों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हम निकाल सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dA करके। लेकिन यहां भीतर कोई आवेश नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग में y अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र लिया गया, इसके भीतर कोई आवेश नहीं है। तो इसके भीतर अगर कोई आवेश नहीं है तो हम कह सकते हैं E डॉट dA, E डॉट dA ये 0 के बराबर होगा। कारण इसका बता देंगे, क्योंकि षटफलक के भीतर आवेश शून्य है। षटफलक के भीतर आवेश शून्य है, तो कोई आवेश अगर नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स आवेश पर ही निर्भर करता है। गॉस ने बताया कि जितना पृष्ठ से बद्ध आवेश होता है उसी का 1/ε0 गुना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम 6 फलक की बात करें, षटफलक के 6 फलकों से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम इन फलकों को लिया जाए, तो इस फलक के अनुदिश अगर कहा जाए, यानी क्लोज्ड इंटीग्रेशन हमने ले लिया इसका एक फलक ABCD, इस फलक की बात की जाए तो इस फलक से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स हम E डॉट dA कर सकते हैं। देखिए E डॉट dA, E डॉट dA प्लस इसके ठीक अपोजिट दूसरा वाला अगर लिया जाए इसी अक्ष के अनुदिश, तो इसको हम कहेंगे EFGH, यहां भी E डॉट dA प्लस ये x अक्ष के अनुदिश जो फलक मौजूद है षटफलक में, जो x अक्ष के लंबवत है, या हम कह सकते हैं इस फलक की दिशा क्या होगी, लंबवत ही होती है। तो इसकी दिशा, फलक जिस फलक की दिशा x अक्ष के अनुदिश है उन दोनों फलकों के लिए ये लिया गया। अब देखिए जिसकी दिशा y अक्ष के अनुदिश है उनको ले लिया जाए, तो y अक्ष के अनुदिश हम कह सकते हैं एक है BCGF, ये ऊपर वाला हो जाएगा BCGF। तो ये E डॉट dA प्लस इसके ठीक अपोजिट ये फर्श वाला तली का जो लिया गया है, तो इसको कहेंगे ADHE, E डॉट dA प्लस, अब देखिए ये हमने y अक्ष के अनुदिश जिस फलक की दिशा थी उसको ले लिया, अब z अक्ष बचा तो z अक्ष के अनुदिश ले लिया जाए। तो z अक्ष के अनुदिश कौन कौन आएगा, तो z अक्ष के अनुदिश एक हो जाएगा ABFE, E डॉट dA
प्लस इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट वाला सिरा हो जाएगा DCGH, DCGH ई डॉट डी। ये बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए इसके भीतर कोई आवेश नहीं, तो कुल छइयों फलक से मिलकर कुल वैद्युत फ्लक्स इसका 0 के बराबर होगा। तो हमने छइयों फलक से अलग अलग लिखा, तब भी उनका योग 0 के बराबर ही होना चाहिए। अब आइए देखते हैं, अब यहां से देखिए ये BCGH और ADHE, BCGH और ADHE वाले जो है ये y अक्ष के अनुदिश इनकी दिशाएं हैं, y अक्ष के अनुदिश इनकी दिशाएं हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों तल y अक्ष के ठीक लंबवत मौजूद हैं। तो y अक्ष के लंबवत मौजूद हैं, तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो घटक है y अक्ष के अनुदिश वो नियत है, z अक्ष के अनुदिश भी नियत है। तो चूंकि E व B के मान y तथा z अक्ष के अनुदिश नियत है, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा, परिवर्तन केवल और केवल x अक्ष के अनुदिश हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो BCGH है, BCGH और ADHE इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, और साथ में ये दोनों y अक्ष के अनुदिश है, भाई y अक्ष के अनुदिश इनकी दिशा है और इनकी दिशा z अक्ष के अनुदिश है, तो इन दोनों चारों को 0 कर सकते हैं। या ऐसा मान लीजिए कि जो इस पृष्ठ से प्रवेश कर रहा है वैद्युत बल रेखा, वो दूसरे पृष्ठ से निकल जा रहा है। भाई दोनों पृष्ठों की दिशाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत है, दोनों पृष्ठों की दिशाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत है। तो इस कारण से हम ये मान सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स इधर से प्रवेश कर रहा है उतना दूसरी ओर से निकल जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां कोई वैद्युत फ्लक्स बद्ध नहीं होगा, या ऐसा कह सकते हैं ए व बी के मान y z अक्ष के अनुदिश नियत है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये चारों घटक 0 हो जाएंगे, ये चारों घटक 0 होंगे। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन BCGF E डॉट DA बराबर इंटीग्रेशन E डॉट DA और ये हो जाएगा ADHE और फिर ABFE और ये अंत वाला एक हो जाएगा DCGH। ये सब 0 होंगे, इनसे कोई फ्लक्स बद्ध नहीं होगा, क्योंकि y और z अक्ष के अनुदिश जो E और B के वैल्यू है वह नियत है, परिवर्तनशील नहीं है। इस कारण से यह 0 के बराबर होगा। तो बचेगा केवल और केवल x अक्ष के अनुदिश जो फलक हैं। तो यहां से हमको x अक्ष के अनुदिश फलक लेने हैं। इंटीग्रेशन E डॉट DA प्लस इंटीग्रेशन E डॉट DA, और ये देखिए ये किस फलक के लिए है, तो ये ABCD के लिए है, और ये किस फलक के लिए है, EFGH। केवल इन्हीं फलकों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसी की गणना की जाएगी, और इनका भी योग टोटल 0 ही कहा जाएगा, इनका योग भी 0 ही कहा जाएगा, क्योंकि छइयों का योग यहाँ 0 कहा गया, भीतर कोई आवेश नहीं है। तो इनको तो निरस्त किया गया, पहले ही क्लियर हो गया कि y और z अक्ष के अनुदिश नियत थे E और B के मान, तो ये तो चारों पहले ही हट गए। अब इनका योग अगर 0 हो रहा है, किस कारण से हो रहा है उस चीज को तलाशा जाए। तो यहां से देखिए हम ABCD फलक के अनुदिश जो वैद्युत क्षेत्र का घटक लिए हैं उसको हमने E अक्ष माना है, तो इस वेक्टर E को हम E अक्ष लिख सकते हैं। हम इस घटक को यहां से ले रहे हैं इंटीग्रेशन, इसको हमने लिख दिया EXI
और इनटू डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है dy dz इंटू आई, ये हो जाएगा, ये ई के मान हो गया और ये डी ए का मान, प्लस दूसरे वाले के लिए ले रहे हैं, ये ए बी सी डी के लिए लिया गया है, ए बी सी डी वाले के लिए ये वैल्यू लिया गया। अब दूसरे वाले के लिए ले रहे हैं इंटीग्रेशन, इसको माना गया है ई एक्स डैश, तो इसको ई एक्स डैश कहा गया है, एक्स अक्ष के अनुदिश है तो इंटू यूनिट वेक्टर आई लिख सकते हैं, डॉट। अब देखिए दूसरा वाला, तो इसमें भी इसके ठीक अपोजिट पृष्ठ है, तो इसमें भी लंबाई dy और dz चौड़ाई कह सकते हैं, लेकिन इस तल का जो दिशा होगा, इस तल का जो डायरेक्शन होगा वो इसके ठीक विपरीत है, यानी इस क्षेत्रफल की दिशा के ये विपरीत है, तो इस तल में जो क्षेत्रफल लिया जाएगा वो विपरीत दिशा में होने के कारण इसको माइनस मिलेंगे, dy इंटू dz ये माइनस में लिया जाएगा और यूनिट वेक्टर आई साथ में यहां भी रखेंगे। अब देखिए आई डॉट आई का मान 1 होता है, आई डॉट आई का मान 1 होता है, ऐसे सिचुएशन में हम dy dz का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस फलक का क्षेत्रफल निकलेगा और जितना इस फलक का क्षेत्रफल है वही इस फलक का भी क्षेत्रफल होगा, क्योंकि हमने समांतर षटफलक लिया है तो आमने सामने के फलकों का क्षेत्रफल यहां बराबर होगा, तो dy dz ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर कहे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर यहां से देखा जाए तो क्या मिलेगा, ये बराबर 0 कर सकते हैं। और यहां देखिए हम अब लिख सकते हैं, यहां बचेगा आई डॉट आई का मान 1 हो जाएगा, dy dz को कॉमन ले लीजिए, dy इंटू dz को कॉमन ले लीजिए, अब यहां बच जाएगा ex माइनस ex डैश, ex डैश ये बराबर 0, dy dz ex माइनस ex डैश बराबर 0। अब यहां इंटीग्रेशन करने पर भी हमने dy dz ही लिखा है, क्योंकि ये प्रारंभिक समांतर षटफलक लिया गया, एक यूनिट है उसकी लंबाई ही उतनी है, dx ही लंबाई माना गया है, इसका और बड़ा फॉर्म है नहीं, इसलिए इंटीग्रेशन करने पर हमको dx और dy dz ही प्राप्त होगा। अब देखिए यहां हमें एक गुणनखंड मिल गया, dy dz इंटू ex माइनस ex डैश बराबर 0, इन दोनों राशियों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए, तो इनमें से कोई एक 0 होना चाहिए। तो अब चूंकि ये क्षेत्रफल है, हमने सम जो षटफलक समांतर षटफलक लिया है उसका क्षेत्रफल तो 0 हो नहीं सकता, तो dy इंटू dz ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो अगर ये 0 के बराबर नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहां से हम कह सकते हैं ex माइनस ex डैश ये बराबर होगा 0 के। अब ये वैल्यू 0 के बराबर कब आएगी, इसमें दो संभावना है 0 के बराबर आने की, भाई इसकी दो संभावना है 0 के बराबर आने की, भाई ex माइनस ex डैश बराबर 0 ये होने की दो संभावनाएं हैं। कौन कौन दो संभावनाएं, या तो ये दोनों मान बराबर रहे होंगे तब इनका अंतर शून्य आया होगा, या तो ex और ex डैश की वैल्यू बराबर रही होगी तब शून्य आया होगा, और या तो दोनों अलग अलग शून्य रहे होंगे तब ये शून्य के बराबर आया होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए ex माइनस ex डैश, ex माइनस ex डैश का मान शून्य होने की दो संभावनाएं हो सकती हैं, दो संभावनाएं हो सकती हैं। अब कौन कौन दो संभावनाएं होगा, पहली संभावना ex बराबर ex डैश या तो होगा, अथवा दूसरी संभावना ex बराबर 0 तथा ex डैश बराबर 0 ये हो सकती है। तो इन दोनों संभावनाओं में कौन सही होगा, तो यहां हमें देखना पड़ेगा। तो अब देखिए ex और ex डैश अगर हम इस फलक से और इस दोनों फलक से अगर वैद्युत क्षेत्र के घटक दोनों फलक से अगर समान हो जाएंगे, तो चूंकि y और z अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र पहले से नियत था
और अगर x अक्ष के अनुदिश भी वैद्युत क्षेत्र नियत हो जाएगा तो तरंग का संचरण कहाँ होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों ही समय के साथ साथ और एक अक्ष के परितः लगातार वो परिवर्तित होते रहते हैं, नियत नहीं रहेंगे। अगर ये x अक्ष के अनुदिश भी नियत हो गए तो तरंग का संचरण नहीं होगा। तो यहां से देखिए, यदि Ex बराबर Ex डैश हो जाए तो तरंग का संचरण संभव नहीं। तरंग का संचरण संभव नहीं है। अतः अब ये बातें क्लियर हो गई। अतः Ex बराबर 0 तथा Ex डैश बराबर भी 0, यानी ये दोनों अलग अलग शून्य हैं। तो अब यहां से क्या हमको मालूम चल गया? यहां से हमको क्या मालूम चल गया कि जिस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है उस दिशा में वैद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक संभव नहीं है। यहां कोई भी घटक नहीं है। अतः इस प्रकार वेक्टर E का कोई भी घटक तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश अनुदिश नहीं है। तो यह हमें मालूम चल गया कि वैद्युत क्षेत्र का कोई भी घटक तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश नहीं है। कोई भी घटक नहीं, मतलब ये लंबवत है तरंग संचरण की दिशा के। तो इसी प्रकार अब हम चुंबकीय क्षेत्र का भी दिखा सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का भी कोई घटक तरंग संचरण की दिशा में नहीं है। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी घटक x अक्ष के अनुदिश नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों का कोई भी घटक अगर तरंग संचरण के अनुदिश नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं और परस्पर लंबवत हैं। अतः वेक्टर E लंब होगा वेक्टर B के तथा दोनों संचरण की दिशा के भी लंबवत होंगे। तो अब सिद्ध हो चुका। इस प्रकार क्या सिद्ध हुआ कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो यहां से अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध किया जा चुका। तो इसी प्रकार से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति को अनुप्रस्थ दिखा सकते हैं। अब आइए एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो इसके बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था
कि जब हम सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती थी। न्यूटन ने यह बताया था कि जो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है वो 7 रंगों में फैला हुआ है, यानी लाल से लेकर और बैगनी रंग 7 रंगों में। इसके विक्षेपण को इस तरीके से दिखाया गया था कि मान लीजिए कोई प्रिज्म है, तो इस प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश डालेंगे तो ये 7 रंगों के बैंड में विभक्त हो जाएगा। 7 रंगों के बैंड में इसको विभाजित किया गया था कि अलग अलग 7 रंगों की पट्टी मिलेगी, जिसमें सबसे नीचे वायलेट कलर होगा, ये सबसे नीचे वायलेट कलर होगा बैगनी, और सबसे ऊपर लाल कलर, सबसे ऊपर लाल कलर कहा गया था। और बाकी इसी क्रम में और भी 5 कलर थे। ये वायलेट है वी, और ये इंडिगो जामुनी कह सकते हैं, और ये ब्लू कलर नीला, ग्रीन कलर हरा, और फिर पीला, और एक ऑरेंज कलर बीच में रहेगा, ऑरेंज कलर, नारंगी कलर, फिर लाल। तो इस 7 रंगों में जो बताया था न्यूटन ने वो केवल और केवल दृश्य स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। न्यूटन ने जो खोजा था कि सूर्य के प्रकाश जो होते हैं वो केवल 7 रंगों के स्पेक्ट्रा में उसका दिखाई देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बाद में और भी अन्वेषणों ने यह पता लगाया कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम केवल लाल रंग से बैगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह और भी नीचे ऊपर फैला हुआ है। यानी लाल रंग से ऊपर भी स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं और बैगनी रंग से नीचे भी स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं। तो अन्य जो जितने अन्वेषण थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि इसका क्षेत्र इतने पर ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके ऊपर भी स्पेक्ट्रा है और इसके नीचे भी है। अब बताया कि बैगनी के नीचे जो है वो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैगनी, और लाल के जो ऊपर है उनको इंफ्रारेड, रेड के ऊपर इंफ्रारेड कहा गया, आईआर कह सकते हैं, आईआर इंफ्रारेड, यानी रेड के ऊपर इंफ्रारेड और नीचे वायलेट के नीचे अल्ट्रावायलेट। तो ये बताया था अन्य अन्वेषणों ने कि ये इसके ऊपर अवरक्त स्पेक्ट्रा है, लाल के ऊपर जो स्पेक्ट्रा है उसको अवरक्त स्पेक्ट्रा कहा, और बैगनी के नीचे जो है उसको पराबैगनी स्पेक्ट्रा कहा। और फिर तमाम अन्वेषणों ने बाद में अध्ययन किया तो ये पाया कि इसके अलावा भी और भी तरंगे हैं और भी तमाम स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन ये अवरक्त, पराबैगनी या अन्य जो भी हैं वह हमारे नेत्र को संवेदित नहीं कर सकते। मतलब नेत्र उनके द्वारा संवेदित नहीं होता, हम वस्तुओं को जैसे नहीं देख पाते, या दृश्य प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, तो हम अपने आंखों से अनुभूत कर सकते हैं कि यहां प्रकाश है, तो वो केवल दृश्य प्रकाश की अनुभूति कर सकते हैं। बाकी हम पराबैगनी या अवरक्त या अन्य बाकी जितने भी हैं उनका हम स्पेक्ट्रो को आंख से हम नहीं अनुभव कर सकते हैं आंख के द्वारा कि कोई प्रकाश है। तो बाद में बैगनी, पराबैगनी के नीचे भी मिले हैं एक्स किरणें, इसके नीचे पराबैगनी के नीचे एक्स किरण और फिर गामा किरण, और अवरक्त के ऊपर भी मिले हैं माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। तो बाद में अन्वेषणों ने 7 प्रकार के स्पेक्ट्रम के बारे में बताया और यह कहा कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रा केवल लाल रंग से बैगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, यह केवल और केवल उसका एक सूक्ष्म भाग है जिसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहा गया। कि यह स्पेक्ट्रम जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं या जो हमारे आंखों को संवेदित कर सकती है वह दृश्य स्पेक्ट्रम है। इसको केवल दृश्य स्पेक्ट्रम नाम दे दिया कि यह स्पेक्ट्रम दृश्य स्पेक्ट्रम है, और बाकी इसके ऊपर और नीचे और भी स्पेक्ट्रा का विस्तार है। उन स्पेक्ट्रा को अदृश्य स्पेक्ट्रा कहा गया। इनके ऊपर भी विस्तार है, उनको अदृश्य स्पेक्ट्रा कहा गया।
अब इन स्पेक्ट्रा के अलग अलग तरंगदैर्ध्य थे भाई, इनकी अलग अलग तरंगदैर्ध्य परिसर थी, तो काफी तरंगदैर्ध्य तक ये फैले हुए थे, काफी विस्तृत थे। इनको एक तरंगदैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित किया गया। तो जब तरंगदैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया तो उसी तरंगदैर्ध्य का जो क्रम व्यवस्थित किया गया, उसी क्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा गया। भाई तरंगदैर्ध्य के क्रम में जो व्यवस्था इसको प्रदान की गई, तरंगदैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो उसी क्रम को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा गया। तो आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्रम उसमें क्या है स्पेक्ट्राज का। तो यहां 7 प्रकार के, टोटल 7 प्रकार के हैं। कौन कौन? गामा, ये गामा किरणें कही जाती है, एक्स किरणें हैं, ये परावैगनी किरणें, और उसके बाद में ये 7 रंग जो दृश्य है इनको सीधा दृश्य स्पेक्ट्रम कह दिया जाएगा। फिर ये अवरक्त किरणें कही जाती हैं, और ये माइक्रो और ये रेडियो, इनके तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इनको किरण नहीं बल्कि तरंग कहा जाता है, इनको तरंगे कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, इनके तरंगदैर्ध्य अधिक होते हैं, यानी जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा है ये अत्यंत सूक्ष्म तरंगदैर्ध्य से लेकर और दीर्घ तरंगदैर्ध्य और बड़े तरंगदैर्ध्य तक ये विस्तार इसका है, फैला हुआ है। यानी -14 -14 मीटर से 10⁻+4 मीटर तक इसका विस्तार है। तो 10⁻−14 से 10⁻4 मीटर तक इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत बहुत छोटे तरंगदैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम और बड़े तरंगदैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम ये सभी आ जाते हैं। तो देखिए कैसे आ जाते हैं। इसमें सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य गामा किरणों का होता है। गामा किरणों का रेंज दिखाया गया तरंगदैर्ध्य का कि 10⁻−14 मीटर से 10⁻−10 मीटर तक इनका परिसर होता है, तरंगदैर्ध्य परिसर। ये गामा किरणें इतने में मौजूद होती है। और फिर 10⁻−10 से 10⁻−8 तक ये यक्ष किरणों का परिसर होता है। हालांकि कुछ स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं, ओवरलैप्ड, दोनों एक दूसरे पर अतिव्यापित होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तरंगदैर्ध्य गामा किरण का और एक्स किरण का ये लगभग दोनों के तरंगदैर्ध्य समान हो सकते हैं। तो ओवरलैपों के कारण ऐसा अतिव्यापन दोनों में हो जाता है। स्पेक्ट्रा बिल्कुल अलग नहीं होते कि इनकी सीमा यहां है। यक्ष किरण की जो न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाली किरण है और गामा किरण की जो अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाली किरण है, इनमें अतिव्यापन होता है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। न्यूनतम वाले न्यूनतम से अलग किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम अगर लिया जाए तो गामा किरण की अधिकतम और यक्ष किरण की न्यूनतम तरंगदैर्ध्य को अगर ले लिया जाए तो वो ओवरलैप्ड हो सकती है, समानता उसमें मिल सकता है। इसी कारण से यह क्रम इस प्रकार दिखाया गया है। तो हम ऐसे ही मोटे तौर पर अनुमान लगा के ये बता सकते हैं कि 10⁻−14 से 10⁻−10 मीटर तक गामा किरणों का विस्तार है और 10⁻−11 तक है। तो इसमें हम 11 तक है, 10⁻−11 से 10⁻−8 तक एक्स किरणों का विस्तार है, तरंगदैर्ध्य मीटर में लिया गया है। और फिर अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट का परावैगनी का 10⁻7 से -8 के बीच बताया गया। हालांकि कुछ किताबों में 10⁻−10 परिसर दिखाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, अल्ट्रावायलेट ये जितने भी हैं दृश्य, ये परावैगनी वाले के ठीक नीचे, यह दृश्य प्रकाश में जो बैगनी है इसके ठीक नीचे परावैगनी आता है। तो परावैगनी का विस्तार यहाँ 10⁻−10 तक कह सकते हैं, -10 तक भी इसका विस्तार कहा जा सकता है। और जो दृश्य प्रकाश है, ये दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻−7 मीटर ही होता है। यानी 4 × 10⁻−7 मीटर से 7.8 × 10⁻−7 मीटर, या हम 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं, या 4000 से लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ एक्यूरेट इसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन औसतन अधिकतर किताबों में 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलता है। तो यहाँ देखिए मीटर में दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं दृश्य प्रकाश का देखिए बहुत छोटा हिस्सा, इस पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक सूक्ष्म हिस्सा दृश्य भाग है, बाकी सब इससे बड़े दिखाई दे रहे हैं। अब आगे देखिए
ये IR मतलब अवरक्त है, UV को अल्ट्रावायलेट कहा गया, ये पराबैंगनी है, और यहाँ IR जो दिखाया गया ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3 तक कह सकते हैं, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर तक अवरक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है। और माइक्रो तरंगों को सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं, सूक्ष्म तरंगे। तो ये 10⁻⁻3 से 10⁻⁻3 से और 10⁻⁻1 तक कहा जा सकता है सूक्ष्म तरंगे होती हैं। और फिर यहाँ 10⁻⁻1 से 10⁻+4 तक रेडियो तरंगे होती हैं। तो इस प्रकार ये 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग, इनको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया। सबके अपने भिन्न भिन्न गुण हैं। कुछ तरंगे जैसे रेडियो तरंग है, बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली, इनका हम अलग संचार व्यवस्था में इनका उपयोग करते हैं। छोटी तरंगे हैं, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, तो इनका तमाम हम देखते ही हैं। चिकित्सा या हर जगह एक्स किरणों का प्रयोग से हम टूटी हुई हड्डी का पता लगाते हैं। गामा किरणों का प्रयोग करके तमाम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन वाली प्रक्रिया में गामा किरणें निकलती हैं ऊर्जा के रूप में। तो इनके अलग अलग सभी किरणों के अपने अलग अलग भिन्न भिन्न गुण हैं। तो इन सभी के गुणों को एक टेबल वाइज किताब में दिया हुआ है, वहां से हम देख सकते हैं। तो ये जो मुख्य बातें थी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित, उतनी बातें बताया जा चुका। तो इस प्रकार यह हमारा जो यूनिट चल रहा था विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये यहीं समाप्त होता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम अगले क्लास में उसको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।